ट्वेल्थ वालों तुम्हारी बल्ले बल्ले, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले। लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 5 का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। जो आज का टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। जब आपने चैप्टर नंबर 1 मुझसे पढ़ा था तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक टॉर्क एक्सपीरियंस करवाया था। तो वैसे ही यहाँ भी करना है आपको। यहाँ बस इतना है कि टॉर्क जो होगा वो मैग्नेटिक डायपोल पर लग रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा होगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से टॉर्क का डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि आपके पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ मैं। सब कुछ वैसा ही है यार जैसा चैप्टर नंबर 1 के अंदर था। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ को है। अगर किसी की समझ में नहीं आए तो मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रखा कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, इक्वली स्पेसिंग हो। और ये मैंने एग्जांपल भी बताया था कि आपके पास अगर बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता। ठीक है भाई, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें आपको रखना है एक मैग्नेटिक डायपोल। अब मैग्नेटिक डायपोल तो हर एक मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल होती है। तो आप एक मैग्नेटिक डायपोल ले लो, मतलब एक मैग्नेट ले लो। अगर मैं मैग्नेट इसके अंदर रखता हूं तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पर फोर्स लगता है। तो नॉर्थ पोल भागेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इट मीन्स अगर मैंने ये मैग्नेट ले रखी है तो यहां पर जो पोल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नॉर्थ पोल होगा और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ को। लेट अस सपोज कि जो पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ QM है। क्या है पोल स्ट्रेंथ? QM। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, तो ये साउथ पोल। इसकी भी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? QM। तो उस पर फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फोर्स जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? जब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगती थी और फोर्स ये होता था तो फोर्स का जो फॉर्मूला निकल कर आता था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। लेकिन अब है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब फोर्स निकालोगे तो ये हो जाएगी पोल। यहाँ पर चार्ज होता था, चार्ज का मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ चल रही है तो QM चल रहा है। जब आप फोर्स निकालोगे तो भाई B इंटू QM ये चलेगा। तो बस सब कुछ वैसे ही है। तो ये फोर्स लगा नॉर्थ पर B इंटू QM और ये लगा फोर्स। अब देखो साउथ पर फोर्स किधर को लगेगा? पीछे की तरफ को। तो साउथ पर फोर्स लगी ये भी कितनी होगी? B इंटू QM। लेकिन ये इस तरफ को लग रही है और वो उस तरफ को लग रही है। अगर आपने मेरी बात पॉइंट आउट कर लिया, इसको भी लिख लेगा। टॉपर जो होते हैं वो कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ लिख लेते हैं बोर्ड का। ठीक है भाई, अब देखो, देखना ये है कि आप इसको क्या लेकर चलते हो? 2L। आपके पास जो डायपोल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 2L। लेट अस सपोज डायपोल मोमेंट किधर को आएगा? जरा बताओ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ को। तो डायपोल मोमेंट ये है। डायपोल मोमेंट, लेट अस सपोज कि डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इट मीन डायपोल मोमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना? तो क्या आपकी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। थीटा एंगल बना रहा है तो फिर अब आप एक काम कर लो, फिर ट्राइंगल ही कंप्लीट कर लो। थीटा एंगल बना रहा है तो अब देखिएगा, आपके पास एक फोर्स ये लगी और एक फोर्स ये लगी, ये इस चीज पर लगी। तो ये फोर्स जो है ऐसा मान लो कि ये रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स लग रही है ऊपर को और एक लग रही है नीचे को। तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो कैसा आएगा? रोटेट करने वाला इफेक्ट आएगा। तो जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगती हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगती हैं एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर, तो वो एक टॉर्क को फॉर्म करती हैं। किसको कम करेंगे? फॉर्म टॉर्क को। चूंकि कपल ऑफ फोर्स कह सकते हो इसे। कपल ऑफ फोर्स का जो नेचर होता है वो टॉर्क प्रोड्यूस करने का होता है, तो टॉर्क बन जाएगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कपल ऑफ फोर्स जो होती है, कपल ऑफ फोर्स एक्चुअल में ये कुछ नहीं, वो टॉर्क ही होता है। क्योंकि कपल ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे से अगर स्पेसिंग में है तो वो टॉर्क को प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि आपके पास हैंडल है तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हो तो ये कपल ऑफ फोर्स हो गया। तो कपल ऑफ फोर्स का नेचर क्या है? टॉर्क प्रोड्यूस करना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब टपल ऑफ फोर्स निकालते हैं ना तो आपको फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ती है। टपल ऑफ फोर्स नहीं, कपल ऑफ फोर्स। मजाक में कह रहा था टपल ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहां पर कपल ऑफ फोर्स आपके पास है, इट मीन्स आपके पास टॉर्क है। तो टॉर्क निकालने के लिए आप करते क्या हो? कोई एक फोर्स ले लो
और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब होता है, ये तो होता है। अब आप बताओ कि यार एक फोर्स लग रही है ये और एक फोर्स लग रही है ये और ये कुछ इस तरह से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगी, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा दो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा दो, तो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये हुई। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कौन कर रही है? वो ये कर रही है। तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये थीटा है और ये 12 है, तो ये कंपोनेंट जो आएगा ये 12 कोस थीटा और ये जो आ जाएगा ये 12 साइन थीटा। तो इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल चुकी है। मिल चुकी है नहीं मिल चुकी? बिल्कुल मिल चुकी है। तो आप डायरेक्ट बात करेंगे टॉर्क। मैं सीनसवाद नहीं तोड़ रहा ना तारीफ कर रहा वाली कि लेट अस सपोज B is a uniform magnetic field that is plotted in the figure and QM be the pole strength of the north and the south pole and BQM is the force on acting north pole in directed toward the magnetic field। ये सब चीजें आप खुद लिखोगे। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूं कि टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जरा बताओ मुझे फोर्स कितना है? QM इंटू बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 12 साइन थीटा। खत्म हो गया डेरिवेशन। ये टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो चुका है B इंटू QM इंटू 12 इंटू साइन थीटा। सिंस वी नो दैट QM इंटू 12 ये जो होता है डायपोल मोमेंट के बराबर होता। तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? MB साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया? MB साइन थीटा। इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन, वेक्टर में इसको डिनोट करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा M क्रॉस B। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप जरा इसको याद कर लेना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो था या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला टॉर्क था टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो आपको बस चेंज ये करना कि P की जगह डायपोल मोमेंट जो है मैग्नेटिक वो M है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड है, सब कुछ तो वही है। ठीक है, तो ये हो गया। यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। जिस तरह से आपने इसमें मैंने आपको बताया था कि जो टाउ है वो P और E का क्रॉस था, तो क्रॉस की जो डायरेक्शन निकाली जाती है वो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। इसको आप राइट हैंडेड रूल भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपको लेट अस सपोज कि A क्रॉस B की डायरेक्शन चाहिए, तो आप A की तरफ को अपना ओपन फिंगर्स करो और B की तरफ को जाओ, तो थंब जो है वो डायरेक्शन को बताता। बस थंब किसको बताता? डायरेक्शन को। तो आप ये कह सकते हैं कि हेयर डायरेक्शन of torque is given by right hand thumb rule। ये वाली बात हो गई। अब यहां एक चीज और ध्यान दो जरा। इसका मतलब ये क्या लग रहा है आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या लग रहा था आपके पास? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट M था, तो इसका मतलब M क्रॉस B। तो M की तरफ को आप ये रखोगे, B की तरफ को जाओगे तो M क्रॉस B। तो ये जो थंब है वो अंदर की तरफ को आ रहा है, तो इसका मतलब M और B का जो क्रॉस आएगा वो अंदर की तरफ को आएगा। अब अंदर की तरफ को आप कैसे दिखाओगे? अंदर की तरफ को नहीं दिखा सकते, तो आप इसलिए नीचे करके दिखा दो। तो ये अंदर की तरफ को है। ये क्या है? ये है M क्रॉस B, जिसको आप कह रहे हो टाउ। पता लग गया ना आपको? बिल्कुल। ये इन दोनों के बीच का एंगल है। आप ये कह सकते हो कि जो टाउ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ये देखो इसके साथ मतलब डायपोल मोमेंट के साथ भी परपेंडिकुलर रहेगा। बड़ी ज़बरदस्त बात होती है ये चीज़ समझने के लिए। ठीक है, अब इसमें आप कुछ नई चीज़ ले लो। इसमें केस ले लो, केस वन ये है आपके पास टाउ इज क्या था आपके पास? M क्रॉस B, मतलब टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। ये है केस वन। फॉर मैक्सिमम
टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? तो मैक्सिमम टॉर्क लगने के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम टॉर्क साइन थीटा मस्ट बी 1। साइन थीटा 1 के बराबर होने का मतलब ये है कि साइन 90 की वैल्यू ही 1 होती है। साइन से साइन कटा, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है? इसका चित्र बनाओ, इसका ओरिएंटेशन बनाओ। थीटा 90 डिग्री का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो ये थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। तो थीटा 90 डिग्री का मतलब ये हुआ जो आपका डाइपोल है वो जस्ट इस तरह से खड़ा हुआ होगा, जिसका नॉर्थ ये होगा और साउथ ये होगा। तभी तो साउथ से नॉर्थ ये आपका डाइपोल मोमेंट गया। तो देखो डाइपोल मोमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री नहीं बना दिया। तो इस सूरत हाल में, इस कंडीशन में, ओरिएंटेशन ये हो गया, इस कंडीशन में इस डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? मैक्सिमम टॉर्क। मुझे नोटिफिकेशन मिल रहा है कि भाई पानी पी लो, आप पानी पी लो, आप 4 बज गए हैं, पानी पी लो। तो यार ये तो अच्छी बात है। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकालोगे तो टाउ मैक्स कह दोगे आप उसको। साइन 90 की वैल्यू होगा भाई, इसे छोड़ दो तो ये हो जाएगा आपके पास टाउ मैक्स इज इक्वल टू mb। सही है भाई। ऐसे केस 2 लेंगे, एक नए पेज पे लेंगे, घिंचा पीछ नहीं करना चाह रहा मैं। केस 2 आपके पास टाउ इज इक्वल टू क्या है? m क्रॉस b। मतलब टाउ इज इक्वल टू क्या है? mb साइन थीटा। आप कहोगे 4 मिनी मम। अरे मम आ गया, मम। छोटे बच्चे कहते हैं मम पी ले, मम। पानी को कहते हैं मम पी ले, तो वही मम आ गया, मम। 4 मिनी मम, ये भी संकेत दे रहा बेटा पी ले तो पानी। अब 4 मिनिमम टॉर्क। टॉर्क के मिनिमम होने के लिए ये जरूरी है कि साइन की वैल्यू मिनिमम हो, और साइन की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? 0। तो कब होती है? जब थीटा आपका 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, है ना, इन एंगल्स पर। तो हम जनरली 0 डिग्री ले लेते हैं, खत्म कहानी। तो 0 डिग्री पर टाउ कितना आ जाएगा आपके पास? 0। ठीक है, न्यूटन मीटर भी लिखते चले जाओ, यूनिट है इसका। ये इसका ओरिएंटेशन बनाओ। इसका ओरिएंटेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी पैरेलल में आ चुकी है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो 0 होने का मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल है वो पैरेलल रखा हुआ है। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। तो जब ऐसा होगा, इस कंडीशन में होगा, तो अब इस डाइपोल पर कोई टॉर्क लग रही होगी क्या? नहीं। तो यही रीजन है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर आप किसी भी निडल को सस्पेंड कर दोगे तो ये निडल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, और टॉर्क लगने के बाद ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगी। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकने का रीजन ही यही था कि इसने एक टॉर्क एक्सपीरियंस किया था। जब एक बार ऐसा आकर रुक गई, तो खुद सोचो, जब एक बार ऐसा आकर रुक गई कि अभी और इस पर कुछ और टॉर्क लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि टॉर्क ने तो यही चाहा कि ये ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, इट मींस नेचुरली हो जाए। तो ये नेचुरल हो गई। अच्छा, यहाँ पर 180 डिग्री का मतलब क्या था? दूसरी भी कंडीशन बना सकते हैं। 180 डिग्री का मतलब ये था कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। 180 डिग्री का मतलब ये था कि इस बार नॉर्थ यहाँ रखा, साउथ यहाँ रखा, तो डाइपोल मोमेंट तो नॉर्थ से साउथ ये हो गया, m की वैल्यू। यहाँ पर m ये था, तो देखो यहाँ पर m भी इधर को था और b भी इधर को था, लेकिन यहाँ पर अब b इधर को है, लेकिन m जो है वो इधर को है, अपोजिट है। देखो इस वाले ओरिएंटेशन में, इस वाले ओरिएंटेशन में m किधर को है? इधर को है, लेकिन तब भी इस पर किसी तरह कोई टॉर्क नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। कैसा है? वो ऐसा है कि अगर इसको हवा से भी फूंक भी मार दी और ये हल्का सा हिल गया, ये अगर हल्का सा भी हिल गया ना ऐसे, तो तुरंत नॉर्थ जो है घूमता हुआ ऐसा हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। अगर ये हल्का सा भी जुम्बिस खा गया ना ऐसे, हल्का सा साउथ ऐसा होगा, तो साउथ पे एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लेगा और ये घुमा के इस तरह से हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल की कंडीशन है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और ये क्या है? हाईली स्टेबल। क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको हल्का सा ऐसे भी करोगे ना, तब भी नॉर्थ पर फोर्स लगेगा, ये ऐसा हो जाएगा। सही है भाई। तो थैंक यू सो मच, लेक्चर यहीं समाप्त। बस यही निकालना था, टॉर्क ऑन अ डाइपोल
मैग्नेटिक डायपोल, जब उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अगर किसी को क्वेरी है, डाउट है, डिस्कशन में कुछ लेकर आना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में टेली इंस्टा फेसबुक का लिंक दे रखा है, जाकर के फॉलो करें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।